हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों ये वीडियो कक्षा 11वीं का इतिहास सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है तीन वर्ग। इसके बारे में दोस्तों हम लोग जो है डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो तीन वर्ग है इसका अर्थ है दोस्तों, इसमें जो है इस जो भी समाज हम लोग पढ़ेंगे उस समाज में दोस्तों तीन वर्ग होगा। तीन वर्ग मतलब दोस्तों तीन समूह होगा। वो कौन कौन सा समूह होगा, जिसमें से जो पहला समूह है वो दोस्तों होगा पात्री वर्ग, जो दूसरा है वो दोस्तों है अभिजात वर्ग, और दोस्तों जो तीसरा है वो क्या है, कृषक वर्ग। लेकिन दोस्तों जो चैप्टर एंड होता है उसमें दोस्तों हम लोग को जो है और एक वर्ग के बारे में पढ़ना है, जो दोस्तों हम लोग का चौथा वर्ग कहलाएगा। तो दोस्तों ये जो चौथा वर्ग है वो कृषक वर्ग से ही बनकर बना है। मतलब दोस्तों जब कृषक वर्ग का विकास होने लगा, डेवलप होने लगा इन लोग, तब दोस्तों जो है एक नया वर्ग उत्पन्न होता है, जिसको दोस्तों हम लोग क्या बोलेंगे, उसको दोस्तों हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है तीन वर्ग, इसके बारे में हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ये कौन सा वर्ग है, इसमें कौन से लोग शामिल होते हैं। ठीक है, ये सारे चीज दोस्तों हम लोग जो है इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त को भी इस प्रकार का कंटेंट प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो चैप्टर है उसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है सामंतवाद। तो दोस्तों ये सामंतवाद होता क्या है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग जो है लाइन बाय लाइन पढ़ने के बाद हम लोग को जो है समझ में आ जाएगा। सामंतवाद शब्द जर्मन भाषा के फ्यूड शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक जमीन का एक भूमि का टुकड़ा। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि ये जो सामंतवाद है ये एक जर्मन शब्द से बना है। वो जर्मन शब्द कौन सा है ना, फ्यूड, जिसका अर्थ होता है दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको क्या समझाया कि एक भूमि का टुकड़ा ये जो है एक शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फ्यूड। और ये फ्यूड जो है, फ्यूड से कौन सा शब्द बना है ना, सामंतवाद। ठीक है, मतलब सामंतवाद जो है दोस्तों फ्यूड शब्द से बना है, और फ्यूड का अर्थ क्या होता है, एक भूमि का टुकड़ा। यह एक ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस और बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था। तो दोस्तों ये जो सामंतवाद है ये एक समाज को इंगित इंगित करता है। वो समाज कौन सा है, वो समाज है जो दोस्तों मध्य फ्रांस, इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये जो तीन क्षेत्र मैंने आपको नाम बताए, मध्य फ्रांस, इंग्लैंड और दक्षिण इटली, ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए। इस यहाँ पर दोस्तों जो भी समाज जो है विकसित हुआ है उसको दोस्तों हम लोग जो है क्या बोले हैं ना, सामंतवाद। ठीक है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों एक भूमि का टुकड़ा। इतिहासकारों ने सामंतवाद शब्द का प्रयोग मध्यकालीन यूरोप के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और विभिन्न संबंधों का वर्णन करने के लिए किया है। तो दोस्तों ये जो इतिहासकार हैं वो दोस्तों ये जो सामंतवाद शब्द है इसका दोस्तों प्रयोग जो है आर्थिक क्षेत्र में भी किया है, राजनीतिक क्षेत्र में भी किया है, सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया है, और दोस्तों और भी अन्य क्षेत्रों में किया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एक उदाहरण लेंगे आर्थिक क्षेत्र का, तो दोस्तों आपको समझ में आएगा कि जो सामंतवाद है वो आर्थिक संदर्भ में कृषि उत्पाद को इंगित करता है। अब दोस्तों आर्थिक स्थिति क्या होता है, आर्थिक संदर्भ क्या होता है, ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आना चाहिए, तभी दोस्तों आपको जो ये सारा चीज समझ में आएगा। दोस्तों ये जो आर्थिक संदर्भ है जिसमें हम लोग को जो है कृषि को उदाहरण पे लिए हैं, तो दोस्तों ये जो है उस जो समाज लॉर्ड और कृषकों के संबंधों पर आधारित था। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है ये जो सामंत मतलब लॉर्ड कहा गया है, इसका अर्थ ये है दोस्तों, ये जो सामंत है उसको दोस्तों लॉर्ड कहा गया है। लॉट कहने का मतलब है दोस्तों जो जमीन का मालिक होता है, जिसको दोस्तों हम लोग जो है जमींदार बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे दोस्तों यहाँ पे जो है सामंत कहा गया है। ठीक है, मतलब दोस्तों सामंतवाद एक समाज को इंगित करता है जो दोस्तों मध्य फ्रांस, दक्षिणी इटली और इंग्लैंड में विकसित हुआ। लेकिन दोस्तों यदि सामंत शब्द का प्रयोग हो तो दोस्तों सामंत किसको बोलेंगे, जो जमीन का मालिक होता है अर्थात लॉर्ड। ठीक है दोस्तों, आपको आज समझ में आ गया होगा। कृषक अपने खेतों में तो काम करते ही थे, साथ ही साथ लॉर्ड के खेतों पर भी काम करते थे। मैंने आपको लॉर्ड का मतलब क्या बताया, जमीन का मालिक। तो दोस्तों जो भी जमीन होगा उसी पर कृषक लोग खेती करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो कृषक होते थे वो अपने भी जमीन पर खेती करते थे, साथ ही साथ जो लॉर्ड का जमीन होता था वहां पर भी दोस्तों इन लोग जो है खेती करते थे। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। कृषक लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे और बदले में वे उन्हें सैनिक सुरक्षा देते थे। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आपको जो है अदला बदली देखने को मिल रहा होगा कि जो कृषक है वो खेती करता था और लॉर्ड लोग क्या करता था दोस्तों, इन लोग को जो है सैनिक सुरक्षा देता था। ठीक है,
इसके साथ साथ लॉर्ड के किसानों पर व्यापक न्यायिक अधिकार भी थे। इसलिए सामंतवाद ने जीवन के न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर भी अधिकार कर लिया था। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक है दोस्तों, गोल कैसे फ्रांस बना। अर्थात दोस्तों जो अभी अब हमारा जो वर्तमान में एक देश पड़ता है यूरोप में, जिसका नाम है फ्रांस, ये दोस्तों इसका जो प्राचीन नाम है वो है गोल। तो दोस्तों ये जो गोल नाम है, इससे दोस्तों फ्रांस नाम कैसे पड़ा, ये चीज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गोल प्रांत रोमन साम्राज्य का एक प्रांत था। अब दोस्तों अब आपको रोमन साम्राज्य भी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो दोस्तों आप जो है पिछले चैप्टर्स को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। दोस्तों जो चैप्टर नंबर आपका 3rd है, जिसका नाम है 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, वो दोस्तों रोमन साम्राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों ये जो रोमन साम्राज्य ये 3 महाद्वीपों में फैला हुआ है। यदि दोस्तों आप जो है चैप्टर को अच्छे से पढ़े हैं, तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि जो रोमन साम्राज्य है वो किन तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों 3 महाद्वीपों में एक महाद्वीप का नाम मैं आपको नाम बता देता हूँ। उस महाद्वीप का नाम है यूरोप। ठीक है, और यूरोप के अंदर ही दोस्तों आता है एक देश जिसका नाम है फ्रांस। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि गोल प्रांत जो है, मतलब फ्रांस जो है दोस्तों, वो रोमन साम्राज्य का ही एक प्रांत था। गोल प्रांत में पर्वतीय पर्वत श्रेणियां, नदियां, वन और कृषि करने के लिए विस्तृत मैदान थे। मतलब दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि जो गोल है, मतलब जो फ्रांस है दोस्तों वर्तमान में, वहां पे दोस्तों क्या क्या चीज पाया जाता था न, पर्वत श्रेणियां, नदियां, वन और दोस्तों कृषि भी यहाँ पे दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आगे बताया गया है कि जर्मन की एक जनजाति जो फ्रैंक जाति है, वो दोस्तों क्या करती है, जब दोस्तों गोल में रहती है, गोल मतलब फ्रांस में, जो फ्रांस का नाम अभी बदला नहीं गया है, मतलब अभी तो बदला गया लेकिन उस समय का मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये जो फ्रैंक जब उस टाइम रहते थे वहां पे, कहाँ पे, गोल में, तो दोस्तों गोल में जब रहते थे, तो उसके पश्चात दोस्तों ये जो फ्रैंक जाति है, ये फ्रैंक जाति दोस्तों जो है अपना नाम, मतलब फ्रैंक और फ्रांस नाम मिला जुला लग रहा है, तो फ्रैंक से ही दोस्तों एक नाम दे दिया गया गोल को। वो का नाम क्या था ना दोस्तों, फ्रांस। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फ्रांस नाम है वो किसके द्वारा दिया गया था ना, एक जनजाति के द्वारा। कौन सी जनजाति ना दोस्तों, एक जर्मनी जनजाति, जो जिसका नाम क्या है, फ्रैंक। ठीक है, ये फ्रैंक जो है गोल को जो है अपना नाम देकर गोल से फ्रांस बना देती है। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये जो गोल है, ये गोल से फ्रांस किसके द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, 6ठी सदी से इस प्रदेश में फ्रैंकिस अथवा फ्रांस के ईसाई राजाओं का शासन था। फ्रांसीसियों के चर्च के साथ गहरे संबंध थे। मतलब दोस्तों जितने भी फ्रांसीसी थे उसके दोस्तों उसको जो है चर्च के साथ दोस्तों इसका जो है गहरा संबंध था। पोप ने राजा शारलेमेन को पवित्र रोमन सम्राट की उपाधि दी थी। मतलब दोस्तों जो पोप होते थे, ठीक है, इन लोग क्या करते थे कि दोस्तों ये जो राजा था शारलेमेन, इसको दोस्तों रोमन साम्राज्य का एक बहुत ही अच्छा सम्राट, मतलब पवित्र सम्राट की उपाधि दिया गया था। ठीक है, और राजा शारलेमेन ने पोप को समर्थन दिया था। ठीक है दोस्तों, यदि दोस्तों एक कोई भी पोप, मतलब दोस्तों ईसाई लोग, यदि इन लोग जो है राजा का समर्थन करेगा, इसका दोस्तों जो है इसको जो है बहुत बड़ी बड़ी उपाधि देगा, तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो राजा है इसका भी दोस्तों ये जो है पोप लोगों का साथ देगा। ठीक है, तो दोस्तों इन लोग को जो बीच में दोस्तों आपको जो है एक संबंध, बहुत ही अच्छा संबंध देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब दोस्तों हम लोग का जो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपका चैप्टर का भी नाम है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। वो है दोस्तों 3 वर्ग। 3 वर्ग में दोस्तों जो पहला वर्ग था वो था पादरी वर्ग। इसके बारे में दोस्तों हम लोग जो इस चैप्टर में इसमें जो है अभी जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से। उसके बाद दोस्तों हम लोग जो अभिजात वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि दूसरा वर्ग है। और तीसरा वर्ग दोस्तों क्या है ना, कृषक। ठीक है, इन सारे के बारे में दोस्तों हम लोग जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों पादरी वर्ग के बारे में बताया गया है कि फ्रांसीसी पादरी मानते थे कि हर व्यक्ति कार्य के आधार पर 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग का सदस्य होता था। मतलब दोस्तों जो फ्रांसीसी पादरी होते थे वो बताते थे कि किसी भी समाज में 3 वर्ग में जो है वो बटा होता था, जिसमें से पहला था पादरी वर्ग, दूसरा था अभिजात वर्ग और तीसरा क्या था दोस्तों न, कृषक, मतलब निम्न जाति का इंसान। ठीक है, एक बिशप ने कहा यहाँ सभी वर्गों में कुछ प्रार्थना करते थे, कुछ लड़ते थे और कुछ कार्य करते थे। मतलब दोस्तों ये जो बिशप लोग हैं, बिशप कौन होता था ना, पादरी वर्ग के ऊपर दोस्तों और एक वर्ग था जिसको दोस्तों बिशप कहा जाता था। ठीक है,
तो दोस्तों ये जो विषम वर्ग है, इसमें से एक इंसान बोलता है कि ये जो समाज है, ये जो वर्ग है, वो दोस्तों कोई जो है, जिसमें से जो 3 वर्ग हम लोग पढ़ रहे हैं, उस 3 वर्ग में कोई-कोई दोस्तों प्रार्थना करता है। प्रार्थना करता है मतलब जो पहला वर्ग है, पहला वर्ग क्या है ना, पादरी वर्ग। पादरी वर्ग मतलब ईसाई लोग। ईसाई लोग क्या करता है दोस्तों, चर्च में जाकर जो है अपना प्रे करता है, प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे पहला जो बताया गया है दोस्तों, वो यही बताया गया है, जो कुछ जो है प्रार्थना करते हैं, मतलब दोस्तों पादरी लोग। पादरी लोग कहने का मतलब है दोस्तों ईसाई लोग, ठीक है? ये सारा चीज़ आपको जो है समझ में आ रहा होगा। दूसरा तो दोस्तों वो है, कुछ लड़ते थे, मतलब लड़ते थे मतलब दोस्तों अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग मतलब लॉर्ड, लॉर्ड मतलब सामंत, सामंत मतलब जमींदार, जमींदार मतलब दोस्तों जमीन का मालिक। मतलब दोस्तों जो जमीन के मालिक होते थे, वो दोस्तों जो है लड़ाई करते थे, जिस कारणवश यहाँ पे दोस्तों इसके लिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, कुछ लड़ते थे, ठीक है? और दोस्तों जो तीसरा है, वो है दोस्तों कुछ कार्य करते थे। कुछ कार्य करने का मतलब है दोस्तों जो किसान होते थे, जो तीसरा वर्ग के कृषक, वो दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, किसान करते खेती करते हैं, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ की जो है 3 चीज़ों के लिए बताया गया है। पहला जो है वो है अभिजात वर्ग के लिए, ठीक है? सॉरी पादरी वर्ग के लिए। दूसरा जो दोस्तों है वो है अभिजात वर्ग के लिए, और दोस्तों जो तीसरा है वो किसके लिए है ना, तीसरा वर्ग के लिए मतलब कृषक के लिए, ठीक है? तो दोस्तों आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रहा होगा। दोस्तों समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? यहाँ पे दोस्तों आगे बताया गया है कि कैथोलिक चर्च के अपने नियम होते थे। चर्च को राजा ने जमीन दी थी, इस भूमि से वे कर इकट्ठा कर सकते थे, इसलिए चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं थी। दोस्तों जो चर्च हुआ करता था, तो जो भी जमीन होता था वो दोस्तों राजा देता था, लेकिन दोस्तों जो चर्च होता था वो जो है किसान लोगों से दोस्तों क्या लेता था ना, टैक्स लेता था, और दोस्तों उस पर जो है राजा का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था, ठीक है? पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष पोप थे जो रोम में रहते थे, ठीक है? और दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया है, यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों तथा पादरियों द्वारा किया जाता था। अधिकतर गांव में अपने चर्च हुआ करते थे, जहां पर प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्मोपदेश सुनने तथा सामूहिक प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते थे। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग जो है सोमवार को जो है शिव भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है? मंगलवार को दोस्तों हम लोग जो है हनुमान जी की पूजा करते हैं, ठीक है? उसी प्रकार दोस्तों ये जो रविवार का समय होता है, उसमें दोस्तों इस दिन जो है दोस्तों जितने भी पादरी वर्ग हुआ करते हैं, जितने भी ईसाई लोग होते हैं, वो दोस्तों चर्च में जाकर जो है प्रार्थना करते हैं, ठीक है? तो ये चीज यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट है, हर व्यक्ति पादरी नहीं बन सकता था। यदि कोई पुरुष पादरी बनना चाहे तो वह शादी नहीं कर सकता था। मतलब दोस्तों यदि किसी भी कोई भी इंसान को पादरी बनना है तो वो दोस्तों क्या नहीं कर सकता है, अपना लाइफ में शादी नहीं कर सकता है, ठीक है? धर्म के क्षेत्र में बिशप अभिजात माने जाते थे। बिशपों के पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीर थी और वे शानदार महलों में रहते थे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये जो बिशप है वो पादरी वर्ग के भी ऊपर होता है, ठीक है? पादरी वर्ग के ऊपर एक वर्ग होता है जिसको बिशप बोलते हैं, ठीक है? तो दोस्तों ये जो बिशप है ये बड़े बड़े जो है महलों में रहा करते थे, और इसके पास दोस्तों लॉर्ड की तरह, लॉर्ड मतलब जमींदार की तरह, जमींदार मतलब जमीन के मालिक की तरह जो है, जमीन के मालिक के पास जिस प्रकार से बड़े बड़े जमीन होते हैं, बड़े बड़े जागीर होते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों जो बिशप होता है इसके पास भी दोस्तों जो है बड़ा बड़ा जो है जमीन होता है, और दोस्तों ये यहाँ पे इन लोग जो है बड़े बड़े महलों में रहते थे, ठीक है? किसकी बात मैं कर रहा हूँ ना दोस्तों, बिशपों की, ठीक है? चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उपज की 10वां भाग लेने का अधिकार था। मतलब दोस्तों जो चर्च हुआ करता था वो दोस्तों साल में जो है कृषक लोग जो भी खेती करता था उसका 10वां भाग जो है चर्च को देना पड़ता था, ठीक है? तो दोस्तों जो दे रहा है, मतलब दोस्तों ये जो चर्च हुआ इसको कौन दे रहा है ना, कृषक लोग। तो दोस्तों ये जो कृषक लोग है ये जो चर्च को दे रहा है, जो भी दे रहा है, मतलब मान लेते हैं किसी भी चीज का खेती किया उसका 10वां भाग दे रहा है, तो किसके रूप में दे रहा है ना, कर के रूप में, मतलब दोस्तों टैक्स के रूप में। तो दोस्तों ये जो टैक्स हुआ जो दोस्तों कृषक लोग चर्च को दे रहा है, इसको क्या बोला जाता है ना, टीथ बोला जाता है, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? तो ये था दोस्तों हम लोग का पादरी वर्ग, ठीक है, जो कि चर्च में रहता था, ईसाई लोग था, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग का जो दूसरा वर्ग स्टार्ट हो रहा है वो है दोस्तों अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग कहने का मतलब है दोस्तों लॉर्ड। अब दोस्तों लॉर्ड भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों लॉर्ड मतलब सामंत, ठीक है दोस्तों? अब सामंत भी समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप जो है समझ सकते हैं जमींदार, ठीक है दोस्तों? जमींदार, जमींदार भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जमीन का
मालिक। तो दोस्तों मैंने आपको इतने सारे वर्ड समझा रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। कोई भी एक वर्ड समझ में आ गया मतलब दोस्तों आपको जो है इस वर्ड का मतलब भी समझ में आ गया। तो दोस्तों आपको जो है अब जो है दूसरा वर्ग है वो है अभिजात वर्ग। इसके बारे में बहुत अच्छे ढंग से समझिए। पादरियों ने स्वयं को प्रथम वर्ग में तथा अभिजात वर्ग को दूसरे वर्ग में रखा था, लेकिन वास्तव में समाज की प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यहाँ पे दोस्तों ये चीज बताया गया है कि जो अभिजात वर्ग हुआ करता था इसकी ज्यादा वैल्यू दिया जाता था किसके कंपैरिजन में ना दोस्तों पादरी वर्ग के कंपैरिजन में। यहाँ पे दोस्तों ये चीज बताया गया है कि जो पादरी वर्ग था ये दोस्तों ये जो है अपने आप को जो है समाज में सबसे पहला वर्ग रखा था। जैसे कि हम लोग दोस्तों पढ़े कि जो सबसे पहला वर्ग था वो था पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था दोस्तों वो था अभिजात वर्ग। लेकिन दोस्तों जितना भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था वो दिया जाता था दोस्तों अभिजात वर्ग को। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोस्तों अभिजात वर्ग का कहने का मतलब है इसमें वे लोग शामिल थे जो दोस्तों जमीन के मालिक हुआ करते थे। तो दोस्तों ये जो जमीन है मतलब दोस्तों ये जो उनकी जमीन हुआ करती थी अभिजात वर्गों की, तो दोस्तों इसी जमीन पर दोस्तों जो है किसान लोग खेती करता था और खेती करने के बाद ही दोस्तों जो है पादरियों को मतलब चर्च में दोस्तों ये लोग जो है टैक्स भरता था। तो दोस्तों कहाँ पे उन लोग खेती करता था ना, अभिजात वर्गों की खेत पर। ठीक है दोस्तों, जमींदार की खेत पर। तो दोस्तों इसी कारणवश ये जो अभिजात वर्ग है इसको दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। फ्रांस के शासकों का लोगों से जुड़ाव एक प्रथा के कारण था जिसे वैसलेज कहा जाता था। दोस्तों जो फ्रांस के शासक हैं और जो लोग थे उसका दोस्तों जो भी कनेक्टिविटी का तरीका था उसको क्या कहा जाता था ना, वैसलेज। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग यह दोनों ही राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। मतलब दोस्तों राजा होता था, राजा के नीचे कौन होते थे ना दोस्तों, भूस्वामी। मतलब दोस्तों क्या होता था, किसको मैंने किसके बात कर रहा हूँ ना, लॉर्ड की। लॉर्ड मतलब सामंत की, सामंत मतलब जमींदार की, जमींदार मतलब जमीन के मालिक की। ठीक है, उसी को बोला गया यहाँ पे भूस्वामी। भू मतलब भूमि, स्वामी मतलब उसका मालिक, मतलब दोस्तों भूमि का मालिक। ठीक है, और दोस्तों जो भूस्वामी होता है उसके अधीन कौन होता है दोस्तों, कृषक। ठीक है, मतलब कृषक जो है किसके अंडर में काम करता है, भूस्वामी, और भूस्वामी किसके अंडर में काम करता है, राजा के अंडर में। ठीक है, अभिजात वर्ग राजा को अपने स्वामी मानते थे, लॉर्ड दास की तरह दास की मदद करते थे और बदले में वह उनके प्रति जो है निष्ठावान रहता था। ठीक है, इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाजों और शपथों का विनिमय शामिल था जो कि चर्च में बाइबल की शपथ लेकर की जाती थी। तो दोस्तों ये जो बाइबल है ये क्या है, मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था चैप्टर नंबर 1 मेसोपोटामिया में। ठीक है, सॉरी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, इसमें दोस्तों मैंने आपको समझाया था कि जो बाइबल है उसमें दोस्तों एक कहानी बताया गया था। ठीक है, जिसका जो दोस्तों ये जो पहला भाग था ओल्ड टेस्टामेंट, उसमें दोस्तों आपको जो है जिक्र उसका मिल जाएगा। ठीक है, वो दोस्तों चैप्टर 1 में बताया गया था, उसको दोस्तों जो है दोबारा रिपीट करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आगे बताया गया है कि अभिजात को समाज में विशेष अधिकार प्राप्त थे। उनका अपनी संपत्ति पर स्थायी तौर पर पूरा नियंत्रण था। वह अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, वे अपना स्वयं का न्यायालय लगा सकते थे, वे अपने भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के मालिक थे। तो दोस्तों ये जो जितना भी मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट बताया वो सारे पॉइंट दोस्तों जो है यहाँ पे बताया गया है कि ये जो जमींदार होता था, ये जो अभिजात वर्ग होते थे वो दोस्तों कितने ज्यादा शक्तिशाली होते थे। ठीक है, इसके पास दोस्तों बड़ी बड़ी जो है सैन्य क्षमता होती थी, मतलब बड़े बड़े जो है सैनिक होते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा विशाल संख्या में सैनिक होता था, इसका दोस्तों खुद का न्यायालय होता था। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया कि जितने भी लोग थे इसके अंडर में उसके सारे के दोस्तों ये जो है मालिक हुआ करते थे। ठीक है, वे विस्तृत क्षेत्रों के स्वामी होते थे जिसमें अनेक उनके घर, उनके खेत, चरागाह और उनके आसामी कृषकों के घर और खेत होते थे। उनका घर मैनर कहलाता था। मतलब दोस्तों जो लॉर्ड होता था, जो जमींदार होता था, वो जिस जगह पर रहता था, जो भी उसका भवन होता था, जो भी उसका घर होता था, उसको क्या कहा गया है ना, मैनर। ठीक है, मैनर मैंने आपको क्या समझाया कि जो जमींदार का जो भवन होता है, जो घर होता है, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं ना, मैनर बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया है ये दोस्तों, आपका जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आप जो है इसको याद कर लीजिए। उनकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाता था। ठीक है, इनको जरूरत पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिक के रूप में कार्य करना पड़ता था और साथ ही साथ अपने खेतों पर भी काम करते थे। तो दोस्तों ये जो कृषक होते थे वो दोस्तों जो है सैनिक का भी काम करते थे और साथ ही साथ दोस्तों जो है उसका खेती होता था वो भी करते थे। ठीक है, तो ये दोनों चीज दोस्तों ये लोग जो है किया करते थे।
अब दोस्तों जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मैनर की जागीर। जागीर मतलब दोस्तों होता है संपदा, संपत्ति, जितना भी ज्यादा विशाल संपत्ति है, ठीक है। और मैनर क्या होता है दोस्तों? मैनर मतलब होता है जो लॉर्ड लोग का जो घर होता है उसको दोस्तों मैनर कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है लॉर्ड के पास अपना मैनर भवन होता था। वह गांव पर नियंत्रण रखता था। कई लॉर्ड तो अनेकों गांव के मालिक हुआ करते थे, ठीक है। तो जो दोस्तों लॉर्ड होते थे वो बहुत सारे गांव के दोस्तों जो है मालिक होते थे, ठीक है। किसी बड़े जागीर में 50 या 60 परिवार हो सकते थे। जागीर में योजना के वस्तुएं मिलती थी। अनाज खेतों में उगाए जाते थे। लोहार लॉर्ड के औजारों की देखभाल तथा हथियार की मरम्मत करते थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया ये आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोहार है ये लोग क्या करता है कि जो लॉर्ड के औजार होता है उसको दोस्तों देखभाल करता है और उसकी मरम्मत करता है। दोस्तों ये जो राजमिस्त्री है वो क्या करता है कि जो उसकी इमारत है उसको देखभाल करता है। दोस्तों जो औरतें हुआ करती थी वो क्या करती थी ना, वस्त्र बनाती थी। और दोस्तों जो बच्चे हुआ करते थे वो दोस्तों लॉर्ड की जो मदिरा वाली जगह थी उस पर काम करते थे। मदिरा मतलब दोस्तों शराब, जो शराब बनाने वाली जो जगह होती थी वहां पर दोस्तों बच्चे लोग काम करते थे। तो दोस्तों मैंने आपको क्या क्या समझाया? लोहार का कार्य समझाया, राजमिस्त्री का कार्य समझाया, औरतें के कार्य समझाया, और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों बच्चे के भी कार्य मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। जागीरों में बड़े और घने जंगल होते थे जहां लॉर्ड शिकार करते थे। यहाँ चरागाह होते थे जहां उनके पशु और घोड़े चरते थे। वहां पर एक चर्च और सुरक्षा के लिए दुर्ग होता था, ठीक है दोस्तों। आगे समझिए। 13वीं सदी से कुछ दुर्ग को बड़ा बनाया जाने लगा था। यह नाइट के परिवार का निवास स्थान बन सके, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नाइट हुआ करते थे ये है क्या, इसके बारे में दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही विस्तार ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको जो है घबराना नहीं है कि दोस्तों जो है ये चीज आपको समझ में नहीं आया तो ये होता क्या है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको शॉर्टली में समझना है तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये जो नाइट हुआ करते हैं वो कौन होते थे ना, सेना होते थे, ठीक है। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से पार्ट 2 में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आगे बताया गया है कि इंग्लैंड में नॉर्मन की विजय से पहले दुर्गों की कोई जानकारी नहीं थी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे आगे बताया गया है मैनर कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे क्योंकि उन्हें नमक, चक्की, धातु के बर्तन बाहर से प्राप्त करने पड़ते थे। तो दोस्तों ये जो मैनर हुआ करता था, ये जो भवन हुआ करता था उसमें दोस्तों सारी वस्तुएं जो है उपलब्ध नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों जो लॉर्ड हुआ करते थे वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते थे। ऐसे लॉर्ड जो विलासी जिंदगी जीना चाहते थे वे महंगे सामान, यंत्र और आभूषण खरीदना चाहते थे जो कि दोस्तों ये जो है स्थानीय क्षेत्र पर नहीं मिलता था, उसको जो है दोस्तों बाहर से मंगाना पड़ता था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि ये जो लॉर्ड हुआ करते थे जो कि दोस्तों अमीरी वाला जिंदगी मतलब विलासी वाला जिंदगी जीना चाहते थे, तो वो दोस्तों जो कीमती कीमती वस्तुएं होती है वो दोस्तों उसको जो है बाहर से मंगाना पड़ता था, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि ऐसे चीजें को इन्हें जो है दूसरी जगह से मंगाना पड़ता था। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जो है हर एक चीज बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों किसी भी वर्ड में आपको तकलीफ होता है, किसी भी चीज में तकलीफ होता है, तो दोस्तों आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि दोस्तों उसका आंसर जो है मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर को, तो दोस्तों आप ये बताइए कि जो 3 वर्ग होते थे उन तीनों के नाम क्या क्या है। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग के बारे में जो है आपका जो है तीनों का नाम बताइए, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी बताइए कि जो मैनर है ये होता क्या है, मैनर का अर्थ क्या होता है, ये होता क्या है। यदि दोस्तों आप जो है इसके आंसर दे दिए, जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे उसका आंसर दे दिए, तो दोस्तों आपका जो पार्ट 1 है वो आपका बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंप्लीट हो गया है। दोस्तों नेक्स्ट जो पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें दोस्तों जो पहला टॉपिक होगा वो होगा नाइट, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।